वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे टैक्स में, इनकम टैक्स में, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। डिटेल डिस्कशन मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे एक फॉर्मेट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पे जो कैपिटल गेन अराइज करता है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज such a capital asset which you have held for a period of more than 36 months from the date of its acquisition। जब से आप उसको खरीदे हो तब से लेकर के कम से कम 36 महीने का होल्डिंग पीरियड उसका होना चाहिए, मिनिमम 36 महीना, 36 महीने से ज़्यादा, मोर देन 36 मंथ्स होना चाहिए, तब जाकर के उसको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। वैसे एसेट को ट्रांसफ़र करने पे यानी कि सेल करने पे जो कैपिटल गेन अरेज करेगा दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा दोस्तों। पर्टिकुलर्स अमाउंट मैं यहाँ पे छोटा मोटा नोट्स दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग शो करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? इट इज़ अनदर नेम फॉर द वर्ड सेल कंसिडरेशन। तो आप लोग एग्जाम में सेल कंसिडरेशन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जितना में एसेट बिका, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ से लेस होगा एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि ब्रोकरेज, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें माइनस होंगी। जो भी सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं वो माइनस हो जाएंगे। होने के बाद लास्ट में बचेगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन से हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोस्तों इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है उससे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको बोलते हैं। तो देखिए मैंने नोट्स इसके लिए तैयार किया है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ परचेज को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें और क्या क्या चीज शामिल होता है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज? इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दोज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स which are related to the acquisition। acquisition मतलब खरीद लेना, ठीक है, किसी चीज को पा लेना। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन, ओवरहॉलिंग चार्जेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एटसेट्रा, ठीक है। फ्रेट वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है, विच आर नॉन रिफंडेबल। जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो नॉन रिफंडेबल नेचर के होने चाहिए, फ्रेट एटसेट्रा। तो सच एक्सपेंडिचर्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट खरीदा फॉर अ प्राइस ऑफ से 1000 रुपीज़। उसको मैंने उसको सप्लायर के फैक्ट्री से मेरे फैक्ट्री तक उसको लेकर के आया फॉर अ फ्रेट ऑफ 100 रुपीज़। तो मेरे लिए अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 1100 रुपीज़। तो ये इस तरीके से काम करेगा। मतलब ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट यू आर पेइंग in relation to the acquisition process, those will be added for the purpose of getting the total cost of acquisition। तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ, फिर लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद, फिर माइनस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब मैं समझा रहा हूँ सबसे पहले। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर done to increase the efficiency of the capital asset beyond its previously estimated standard। मतलब जब वो एसेट नया था तो उस समय उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस था, जो एफिशिएंसी था, उससे भी ज़्यादा बेहतर एसेट के हिसाब से अगर मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करके, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वन स्टोरीड बिल्डिंग है, उसको आप 2 स्टोरीड बिल्डिंग में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट्स अ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये एक इम्प्रूवमेंट है। अगर एक गोल्ड रिंग में आप एक हीरे का ये डाल दे रहे हो, हीरा डाल दे रहे हो, तो दैट्स अ इम्प्रूवमेंट। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कीमती है, जो एसेट का कीमत को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा, एसेट का प्रीवियसली एस्टिमेटेड जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा, तो उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। इसके बाद ये दोनों को माइनस करने के बाद आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस होगा डिडक्शंस
जो भी डिडक्शंस इनकम टैक्स में अलाउ होगा तो वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसको माइनस करने के बाद लास्ट में जो आएगा दैट इज टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको बेसिकली टैक्स चुकाना होगा। जनरल टैक्स रेट इज 20%, ठीक है, ऑन एलटीसी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% रेट से टैक्स चुकाना पड़ता है। टैक्स पे करेंगे और इसमें ये जो 20% है दोस्तों ये फ्लैट है, ये आपको देना ही होगा, ठीक है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जेम्पशन लिमिट्स, ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे, यानी कि आप चाहे कितना भी कमाओ, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज किया है तो जो भी टैक्स यहाँ पे बनेगा आपका 20% रेट से, वो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोस्तों अब हम लोग इंडेक्सेशन का मतलब समझेंगे। इंडेक्सेशन क्या होता है? मान के चलिए कि कोई जमीन आपने 2015 में खरीदा फॉर अ प्राइस ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। 2022 में आपने उसको बेचा, 2022 में यू सोल्ड इट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 80 लाख रुपीज। तो आपको नॉर्मली कोई भी बंदा बोलेगा कि प्रॉफिट हुआ है 80 लाख माइनस 10 लाख दैट इज 70 लाख। लेकिन इनकम टैक्स में हम लोग ऐसे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट नहीं करते। इनकम टैक्स बोलता है कि देयर इज सम इन्फ्लेशन, ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन हुआ है बिटवीन 2015 प्राइसेस और 2022 के बीच में देयर इज सर्टेन इन्फ्लेशन, ठीक है, चीज़ों का दाम बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन ऑर्डर टू कंसिडर दिस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन ऑर्डर टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस डिक्लेयर किया है which considers the effect of inflation. After considering the effect of inflation, सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर हम लोग 2015 में इस लैंड को नहीं परचेज करके 2022 में इसको खरीदते तो कितना हम लोग को पे करना पड़ता है, वो सिचुएशन हम लोग मिल जाएगा, वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, एंड दैट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इनकम टैक्स में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड, ठीक है, हम लोग इंडेक्स नंबर्स यूज करेंगे इन ऑर्डर टू रेफर टू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस। ये इंडेक्स नंबर्स हम लोगों को इन्फ्लेशन का कंसेप्ट को कंसिडर करके एसेट का रियल वैल्यू, टोटल प्राइस को बताएगा। देखिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन divided by index number for the financial year in which the capital asset was acquired multiplied by index number for the financial year in which the capital asset was transferred। इसका मतलब जितना में आपने खरीदा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको डिवाइड कीजिए उस फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर से जब आपने एसेट को एक्वायर किया था, और मल्टीप्लाई करिए उस फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर से जब आपने एसेट को बेचा, ठीक है, सेल किया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है, डिवाइड करना है इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, मल्टीप्लाई करना है इंडेक्स नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल एसेट वाज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे छोटा सा बस डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे जिस साल हम लोग एसेट को एक्वायर करेंगे उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं लेंगे, हम लोग उस फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर यूज करेंगे डिवाइड करते समय जब इंप्रूवमेंट हुआ होगा, ठीक है, व्हेन इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, और मल्टीप्लाई करेंगे उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर से जब हम लोग एसेट को ट्रांसफर करेंगे। आई होप द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। मैं एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, जिसको मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं ये चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि इंडेक्सेशन करने से टैक्स इंपैक्ट कम होता है, बिकॉज इंडेक्सेशन हम लोगों का कॉस्ट को बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से जो टैक्स का इंपैक्ट है, जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो कम होता है। तो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एसएससी, ठीक है।